बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों की अक्सरियत को बेवकूफ़ करार दे दिया है। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का आइडिया है कि इस लड़ाई को वो जिस तरफ लेकर जा रहा है, फेस सेविंग लेने के चक्कर में वो अपने आप को ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। अब या तो ईरान का टोटल लॉस करने के बाद उन्हें कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा कि ये इतने बड़े बड़े जंगी जुराइम उन्होंने क्यों किए। डोनाल्ड ट्रंप से ना अब मीडिया सख्त सवालात भी करना शुरू हो गया। जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि जनाब जंगबंदी कब तक होगी, ये चीज़ें पूछी गई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बदकिस्मती से अमरीकी अवाम चाहते हैं कि हम घर वापस आएँ। अगर फैसला मेरे हाथ में होता तो मैं तेल के ज़खायर को कब्जे में ले लेता, तेल अपने पास रखता, बहुत सारा पैसा कमाता और ईरान के लोगों का भी ख्याल रखता। तो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ हैं जंग में, उन अमरीकी शहरियों को डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफ़ करार दे दिया। अभी एक दिन पहले जो CNN का सर्वे था वो ये बता रहा था कि 68% अमरीकी जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं और अमरीकियों की अक्सरियत जो है वो जंग की जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की उसके ख़िलाफ़ है। तो अक्सरियत अमरीकियों की उसको डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ करार दे रहा है और तेल पे कब्ज़े का उसका ख्वाब है। जैसे वेनेज़ुएला के तेल पर कब्ज़ा, इराक़ के तेल पर कब्ज़ा, मिडल ईस्ट के तेल पर कब्ज़ा, लीबिया के तेल पे अपनी कंपनियों का कब्ज़ा और फिर बिलाखिर ईरान तक ये पहुँच गए। अब एक और स्टेटमेंट में जब उनसे पूछा गया हमलों के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी उन्होंने ईरानियों को जानवरों से तशबीह दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह करेंगे। और यानी अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये जानवर हैं ईरानी, एनिमल्स करार दिया और ये जवाब बनाया कि जी वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरों को कुचला गया है, तो वो तो पाकिस्तान में भी किया गया, वो तो बाकी जगहों पर भी किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त ईरान के ऊपर हमला मकसूद था तो ईरानियों को जो है वो जानवर करार दे दिया। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया गया जनाब लोग आपको पागल कह रहे हैं और आपको ज़हनी मरीज़ कहते हैं, तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सबसे ज़्यादा तनकीद डोनाल्ड ट्रंप पे इस बात पे हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गालियाँ दी हैं। और जब उससे पूछा गया कि आपने गालियाँ दी, उसने कहा जी बिल्कुल मैंने दी हैं। ये लोग आपको ज़हनी मरीज़ कह रहे हैं, कहते जी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जिस आदमी की हालत हो जाए वो मामले को कहाँ तक ले जाएगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मंगल फाइनल है। यानी डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया ना कि आप बार बार टाइम बढ़ा देते हैं, पहले आपने कहा जी कि 2 दिन, फिर कहा 5 दिन, फिर कहा 10 दिन, तो एक और नई डेडलाइन आएगी। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं डेडलाइन कोई नहीं है, अब मंगल फाइनल है। पाकिस्तान ने जो तजावीज़ दी, रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कार्रवाई की, उन्होंने रब्ता किया ईरान से भी, अमेरिका से भी, और तजावीज़ बनाकर दोनों ममालिक के साथ शेयर की कि ये वो एक बीच का रास्ता है जिससे जनाब आप लोग मुज़ाकरात करके इससे निकल सकते हैं लड़ाई से, क्योंकि पाकिस्तान को सूट करता है कि जंगबंदी हो जाए। आसिम मुनीर ने कोशिश की, हालांकि ये पाकिस्तानी हुकूमत को करना चाहिए था, आसिम मुनीर साहब का ये मैंडेट नहीं है, लेकिन जो कोशिश की उसमें ईरान के सामने जो चीज़ें पाकिस्तान ने रखी उसमें एक तो ये फौरी तौर पे जंगबंदी होगी, आबनाए हुर्मत फौरी तौर पे खुल जाएगी और 15 से 20 दिन के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी के उसूल तय पा जाएंगे और इतने अरसे में ईरान आइंदा कभी भी एटमी पावर नहीं बनेगा, ये भी तय कर लेते हैं। और उसके साथ ईरान पे से कुछ पाबंदियाँ भी उठा ली जाएंगी और ईरान जो है उसको कुछ सहूलियात भी फराहम की जाएगी, जैसा कि उसके कुछ एसेट्स हैं या उसके कुछ फ्रीज हुए हैं असासे, वो सारे उसको वो मिल जाएंगे, जो कुछ भी उसका जब्त किया हुआ है। ये ईरान को पाकिस्तान ने कहा, लेकिन पाकिस्तान क्या इसकी गारंटी दे सकता है? तो जवाब है कि नहीं दे सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2 मिसालें हमारे सामने हैं, एक हमास की और एक अफगानिस्तान की। इन दोनों ने अमेरिका के साथ मिलकर डील की थी। जब हमास ने अमेरिका के साथ मिलकर डील की थी उस वक्त जो सालिस थे वो तुर्की और मिस्र थे, उन्होंने गारंटी दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जंगबंदी करें। तो हमास ने अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ जंगबंदी कर दी, वो जंगबंदी हो गई। हमास ने अपने तमाम वादे पूरे किए, लेकिन दूसरी जानिब से लगभग 800 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। इसराइल की जानिब से बार बार वायलेशन की गई और ना तुर्की कुछ कर सका, ना मिस्र कुछ कर सका, ना बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान कुछ कर सका। 2000 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं उनको जख्मी कर दिया गया और इसराइल को कोई नहीं रोक सका और अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। जंगबंदी हालांकि वो हुई थी। हाँ, एक वाकया जो है वो तालिबान के साथ जंगबंदी का था अमेरिका का। वहां पे तालिबान ने अपनी ना सिर्फ तमाम शराइत मनवाई, बल्कि तालिबान ने फोर्सफुली ऐसी जंगबंदी की कि दोबारा जंग अमेरिका के साथ तालिबान की हुई नहीं। लेकिन उसके लिए तालिबान को लंबे अरसे तक जंग जारी रखनी पड़ी। कतर के अंदर वो मुज़ाकरात हुए थे, पाकिस्तान ने एक दौर के अंदर कोई सहूलतकारी भी की थी और उसके बाद जो है वो अमेरिका और तालिबान डायरेक्ट हो गए, ये बैठते थे कतर के अंदर मुज़ाकरात करते थे। तो ईरान के सामने दोनों मिसालें। इसी बुनियाद पर ईरान ने जो आर्जी जंगबंदी है उसे मुस्तरद कर दिया। ईरान ने कहा जी कि आर्जी जंगबंदी नहीं चाहिए, हमें मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए और इस बात की गारंटी भी चाहिए कि आइंदा हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अब ये गारंटी कौन दे सकता है? पाकिस्तान तो नहीं दे सकता। और अगर ईरान को कुछ ममालिक ये गारंटी दे सकते हैं तो उन ममालिक को बीच में आना पड़ेगा।
जैसा कि यूरोपीय यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, रूस है, चाइना है, बाकी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं। कम से कम अरब ममालिक ये तो गारंटी देंगे कि आइंदा उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर कोई भी चीज़ फायर नहीं होगी, ये गारंटी देनी पड़ेगी। और अगर होगी तो ईरान उसकी क्या कीमत चुकाएगा, ये गारंटी भी देनी पड़ेगी। देखिए, अरब ममालिक के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं वो ईरान के खिलाफ हैं, इसराइल के खिलाफ नहीं है। पूरी दुनिया में एक भी अमरीकी अड्डा इसराइल के खिलाफ नहीं है, बल्कि अरब ममालिक में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं, अरबों का किससे लड़ाई है? पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है, अरबों की यूरोप के साथ लड़ाई नहीं है, बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। मगरबी ममालिक हो या अफ्रीका हो, कहीं पे भी अरबों की लड़ाई तो है ही नहीं, ना अरब आपस में लड़ते हैं। तो इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ है, और इसी बुनियाद पे यहाँ पे अड्डे मौजूद थे, ये हमें सबको मानना चाहिए। तो ये गारंटी देनी पड़ेगी आइंदा इन अड्डों से कोई भी मिसाइल या कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, एक सिंगल बुलेट भी फायर नहीं होगी ईरान पे। अब ये गारंटी क्या पाकिस्तान दे सकता है? तो जवाब सादा सा है कि पाकिस्तान की ये पसली नहीं है कि पाकिस्तान इस नौयत की गारंटी दे। हाँ, कतर के जो वजीर आजम हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले इराक, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत का बार बार ईरान शुक्रिया जरूर अदा करता है, और शुक्रिया अदा कर करके इन तीनों मुल्कों को बांधा हुआ है। क्योंकि एक तरफ तुर्की है, उसके ऊपर बड़ा दबाव है कि वो अमेरिका को सपोर्ट करे ईरान को मारने के लिए, एक तरफ पाकिस्तान है, इस पर बड़ा दबाव है कि ये ईरान को मारने के लिए सपोर्ट करे। अमेरिका का बराह रास्त भी है और अरब ममालिक के जरिए से भी कुछ ना कुछ दबाव रहता है। तो इराक, वहाँ पे वैसे ही आपको पता है खाना जंगी ऐसी सूरत है, बड़े लंबे अरसे से अमेरिकन सिर्फ वहाँ से तेल निकाल रहे थे। तो ईरानी क़यादत क्या करती है, अभी तर्जुमान ने दोबारा स्टेटमेंट दिया, वो बार बार पाकिस्तान का, तुर्की का और इसका शुक्रिया अदा करते हैं इराक का, ताकि इनकी क़यादत बंदी रहे। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जी हम ईरानी कौम के दिफा की हमायत करने पर तीनों ममालिक की कौमों के शुक्रगुजार हैं। ये तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा। तो वो इनका इतना शुक्रिया अदा करते हैं ताकि ये जंग से बाहर ही रहे कि जनाब आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो हमें भी अच्छा समझते हैं, आप हमारे खिलाफ किसी लड़ाई का हिस्सा भी नहीं बन रहे, बल्कि आपकी आवाम हमें सपोर्ट कर रही है, हम आपकी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। ये ईरान की बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है और वो इस हिकमत अमली को लगातार लेकर चल रहा है। अच्छा, जो तारीखी खौफनाक ऑपरेशन हुआ ईरान के अंदर अमेरिका की जानिब से, उसकी तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसके बारे में लिखा, कुछ और अमरीकी अखबारात उसके बारे में लिख रहे हैं। ईरान कुछ और कह रहा है, अमेरिका कुछ और कह रहा है। हकीकत क्या है वो वक्त आने पे चीज़ें खुलती हैं, लेकिन जितना बड़ा और खौफनाक ये ऑपरेशन था, ये एक पायलट के लिए हो नहीं सकता। अब 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके ऊपर माहिरीन बात कर रहे हैं। नंबर 1 ये है कि पायलट को रेस्क्यू करने वाला ऑपरेशन तो बड़ा महदूद था, लेकिन ऑपरेशन के लिए जो लोग गए थे वो भी फंस गए और उनके तैयारे भी गिर गए। लिहाजा अब इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन वहाँ पे ईरानी सरजमीन पे मौजूद थे कि उन सबको निकालने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ गया, और अब अमेरिका का दावा है कि वो सारे निकाल लिए गए। पहली तो कहानी ये है। दूसरा ये है कि ये पायलट को रेस्क्यू करने वाला ऑपरेशन नहीं था, ये उससे काफ़ी दूर इलाका है जहाँ पे ऑपरेशन किसी और नौयत का था। कुछ माहिरीन का मानना है, या ईरान के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुछ यूरेनियम लेने के लिए अमेरिकन ने एक ऑपरेशन किया है कि उनका निशाना यूरेनियम है, वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाएं और जाकर कहें ये वॉर ट्रॉफी है, ट्रंप के सामने रख दें और ट्रंप कहे जनाब कि हम यूरेनियम ले आए उठाकर, लिहाजा हमारी जीत हो गई है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और तीसरा, अमेरिकन कोई ऐसी कार्रवाई डालने वहाँ पे गए थे ईरान में जिसके बारे में शायद अभी किसी को पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन आप जरा फिगर सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। छोटी मोटी कार्रवाई नहीं हुई है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, पूरी जंग हुई है। एक 100 स्पेशल फोर्सेज के अहलकार हैं, जो 100 के करीब कमांडोज हैं अमेरिकन, जो वहाँ पे गए थे। दर्जनों जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे गए थे। CIA ने अपनी खुफिया मालूमात फराहम की, मुसाद ने अपनी खुफिया मालूमात फराहम की, और गुमराह कुन मालूमात वहाँ पे फैलाई भी गई। B-1 बम्बार तैयारों ने 2000 पाउंड वजनी 100 सैटेलाइट गाइडेड बम भी गिराए। अब ये बम क्यों गिराने पड़े? तो इसके लिए हमने सैटेलाइट फुटेज देखी, तो उसमें पता चलता है कि ईरान में जिस एरिया में ये सारी बमबारी हुई है, उसके आसपास जो मेन सड़कें और पुल हैं उनको तबाह कर दिया गया था, ताकि इस एरिया में ईरानी सप्लाई ना पहुंच सके, ईरानी फोर्सेज यहाँ पे ज़मीनी रास्ते से ना आ सके। इसलिए इस रास्ते पे आने वाली सड़कों के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए गए, इतने बड़े बम फेंक कर। यानी ये बहुत कई मीटर बड़े और चौड़े जो हैं वो ये गड्ढे पड़ गए हैं सड़कों पे, और ये इसमें इस्तेमाल किया गया B-1 बम्बार। ये आपको पता है कि ये कंक्रीट के बंकर्स को भी तबाह कर देता है, का 2000 पाउंड इसका वजन है, तो ये इसको भी इस्तेमाल किया गया। ये 100 सैटेलाइट गाइडेड बम गिराए गए हैं। MQ-9 रिपर्स ड्रोन जो हैं ये भी इस्तेमाल किए गए, इनसे बमबारी की गई और उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई जो उस स्पेसिफिक एरिया की तरफ आना चाह रहे थे। एक दावा किया गया कि जो पायलट था ये जाके कहीं पहाड़ों के अंदर दरार है जिसके अंदर घुस के छुप गया था, और इसने अपना एक कोड भिजवाया था कि मैं जिंदा हूं और यहां मौजूद हूं, अपनी जिंदगी का इसने एहसास दिलाया। फिर इसको लेने के लिए जो फौजी गए वो भी फंस गए, उनके जो तैयारे हैं वो दोबारा फ्लाई नहीं कर सके, वो वहीं धंस गए।
और उसके बाद फिर एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, और फिर इस आदमी को वहां से इसके टखने में बताया जाता कि चोट लगी है, जो एयरफोर्स का आदमी था जो गिरा था अमेरिकन तैयारे से, जो इजेक्ट हुआ था, तो उसको वहां से रेस्क्यू किया, बाकियों को रेस्क्यू किया और फिर एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए से निकाला गया। ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है। ईरानी मीडिया कह रहा है ये कोई और कार्रवाई डालने आए थे, उन्होंने इनकी कार्रवाई पूरी नहीं होने दी, मकामी कबाइल ने और जो ईरानी फोर्सेज हैं उन्होंने इनको नाकाम बनाया है। दूसरा दावा यह है ईरान के ऊपर डेडलाइन खत्म होने से पहले ही बड़े खौफनाक हमले किए जा रहे हैं। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ईरान की एक इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से साइंटिस्ट पैदा होते हैं, इंजीनियर्स पैदा होते हैं ईरान में। तो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर बंकर बस्टर बम मारे गए हैं और यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री समेत बहुत सारे एरियाज को तबाह कर दिया। अब ये तो देखें ना, यूनिवर्सिटी के अंदर तो बम नहीं बन रहे ना, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फौजी वाला तो नहीं है, यहाँ तो तालीम मिल रही है। तो अमेरिका इसको यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास को पढ़े लिखे लोग भी ना बचें, और अगर बचें तो यूनिवर्सिटियां तबाह कर दें ताकि आइंदा भी ईरान के अंदर तालीम का सिलसिला रुक जाए। तो ये जनाब बम मारे गए हैं यूनिवर्सिटियों के ऊपर, कई यूनिवर्सिटियां तबाह की गई हैं, अस्पताल तबाह किए गए हैं, बहुत सारे पुल तबाह किए गए हैं। और इसके अलावा ईरान का जो शहर है शराज, वहां पे ईरान के कुछ पावर प्लांट है उनके ऊपर अटैक किया गया, एक इंडस्ट्री है उस पर हमला किया गया, एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है ईरान का बहुत बड़ा, उसको तबाह किया गया। इसराइली वजीर दिफा के मुताबिक वो अब तक ईरान की पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्शन है उसका 85% तबाह कर चुके हैं। और ये जो अभी एक बड़ा प्लांट पेट्रोकेमिकल का तबाह किया गया है, इसके बारे में इसराइल ने दावा किया कि ये ईरान का 50% प्रोडक्शन करता है, और इससे पहले जो तबाह किया गया इसको मिला के लगभग 85% ईरान की जो पेट्रोकेमिकल की सहूलियात है उन्हें तबाह कर दिया गया ईरान में। दूसरी जानब ईरान ने भी डेजर्ट के अंदर इसराइली केमिकल प्लांट को निशाना बनाया और उसकी वीडियो भी आई कि वो भी तबाह हो गया। तो एक दूसरे के ऊपर भरपूर किस्म के अटैक किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से और इसराइल की जानिब से, और अभी जो डेडलाइन है जो अमेरिका ने दी हुई है वो पूरी नहीं हुई। ईरानी जो सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पे हमारे पावर प्लांट्स को तबाह कर देता है, इसके बावजूद ईरान में बिजली मुकम्मल बंद नहीं हो सकेगी। वो कहते हैं जी हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, हमारे अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, हम मुतबादल निज़ाम को चलाकर कुछ ना कुछ करके अवाम को बिजली फराहम करते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान के दिमाग में ये बात है कि ये प्लांट तबाह भी हो गए तो फिर क्या करना है, यानी वो इस लड़ाई को लड़ने पर तुले हैं। और एक और चीज़ यह है कि दुनिया इसको एक ऐसी नज़र से देख रही है कि ज्यादती हो रही है। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका ने देखे ना पूरा इराक तबाह कर दिया, पूरा अफगानिस्तान तबाह कर दिया, पूरा लीबिया तबाह कर दिया, पूरा शाम तबाह कर दिया, किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, किसी ने नहीं पूछा कि इस लड़ाई में ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, नहीं किसी ने नहीं पूछा। गजा मलबे का ढेर बन गया, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन ईरान के अंदर जितने हमले हो रहे हैं, चाहे तालीमी इदारों पर, चाहे सेहत के मराकज़ के ऊपर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, चाहे प्लांट्स को तबाह किया जा रहा है, पूरी दुनिया उसको एक ज्यादती के तौर पर ले रही है। तो ईरान कुछ ना कुछ करके दुनिया को यह बावर करवाने में कामयाब रहा है कि विक्टिम इस वक्त ईरान है, मजलूम इस वक्त ईरान है और अमेरिका उसके साथ ज्यादती कर रहा है। ये वो दुनिया में रजिस्टर करने में कामयाब रहे हैं। बहुत सारे आलमी रहनुमा कहते हैं कि ईरान के साथ ये ज्यादती हो रही है। कतर के वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के खिलाफ उन्होंने वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने कहा खास तौर पर जो पानी और खुराक से मुताल्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान में, उसको तबाह ना किया जाए, इसके बड़े खौफनाक नताइज निकलेंगे। एक और नाज़रीन खबर मैं आपको बताता हूँ, फ्रांस मैक्रोन ने बड़ी कार्रवाई डाल दी अमेरिका के साथ, इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों गालियां दे रहे थे। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को पता ही बाद में चला कि कार्रवाई हो क्या गई। फ्रांस का बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था न्यूयॉर्क में। आपको पता है जो रियासतें होती है ना, उनका अपना सोना भी होता है, सोने के ज़खायर उनके अपने भी होते हैं जिसकी मलकियत उन रियासतों के पास होती है। तो फ्रांस का सोना बहुत बड़ी मिकदार में, मिकदार आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे, 129 टन सोना था। ये एक टन में 1000 kg होता है, यानी 1,29,000 किलोग्राम, ये इतना सोना था। तो ये 129 टन सोना जो अमेरिका न्यूयॉर्क में था खबर के मुताबिक, उसे बड़े आराम से फ्रांस ने वहां फरोख्त किया और उसके बराबर का सोना खरीद लिया यूरोप में। और अब जो सारे का सारा सोना है फ्रांस का वो पेरिस में है, यानी फ्रांस अपना सारा सोना इकट्ठा करके अपने पास ले गया पेरिस में। सोना एक ऐसे वक्त में बेचा अमेरिका में फ्रांस ने जिस वक्त अमेरिका की मार्केट के अंदर भूचाल आया हुआ था, शेयर्स गिर रहे थे। तो ऐसे मौका पर जो लोग मुख्तलिफ एसेट होल्ड करते हैं अपने पास, बहुत अमीर लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं उसको सोने में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सोना एक ऐसी धात है जिसकी आलमी मंडी के अंदर कीमत बरकरार रहती है, करेंसियां ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो जब भी कभी जंग जैसी सूरत हाल हो या कोई ऐसे माहौल बन जाए तो सोने की कीमत हमेशा ऊपर जाती है, या वो एक मजबूत करेंसी के तौर पर सोना मौजूद रहता है। लिहाजा उन्होंने सोना बेचा और सोना खरीदा उसके बराबर, और इसमें उन्होंने जो पैसा बनाया वो लगभग 15 अरब अमरीकी डॉलर्स हैं। 15 अरब अमरीकी डॉलर्स का मुनाफा भी बना लिया फ्रांस ने। ये अब एक खबर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां नहीं देनी तो और क्या करना है, मैक्रोन को बुरा भला नहीं कहना तो और क्या कहना है।
अमरीकी फौजियों के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये ऐसा करने का मकसद क्या हो सकता है, लेकिन ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। खबर ये कहती है कि अमरीकी जो तैयारे तबाह हुए हैं ईरान में, उनमें से कुछ कागजात भी मिल गए। तो उसमें एक अमरीकी फ़िज़ाइया की मेजर है अमांडा एम रॉयडर। ये जो अच्छा, ये कोई खबर नहीं है कि इसका नाम क्या है या ये कौन है, एक मेजर है, अमरीकी मेजर। इसकी शनाख्त के कागजात मिले, इसका कार्ड शार्ड मिला कि ये मेजर है, इसका नाम ये अमांडा है। लेकिन उसके साथ ही एक इसराइली B2 परमिट भी मिला है। यानी इसराइल के अंदर जब अमरीकी जाते हैं तो उनको B2 परमिट जारी किया जाता है कि ये आपका वीज़ा है। अब समझने वाली बात यह है कि अमरीकी फौजी लड़ने के लिए आ रहे हैं तो उनको इसराइल के वीज़े की क्या ज़रूरत है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन अपने फौजियों को वीज़े देकर भी भेज रहे हैं, ताकि अगर कल को कोई मिसिंग हो जाए या कोई मारा जाए तो वो ये कह सकते हैं कि ये तो इसका वीज़ा था, ये वीज़े के ऊपर ट्रैवल कर रहा था, ये किसी ऑपरेशन में नहीं मारा गया। मुझे जो समझ आई है वो इससे यही समझ आ रही है। बहरहाल ये ईरान की फ़ौज ने तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे के मलबे से जो दस्तावेज़ात हासिल की हैं उन पे यह है कि सियाहत के मुख्तसर मुद्दत के शहरी दौरों के जो वीज़े हैं वो जारी किए जा रहे हैं, ना कि फ़ौजी ऑपरेशंस के लिए इनको वहाँ पे ले जाया गया है। अब इससे अमेरिका क्या निकालना चाहता है, ये एक रिकॉर्ड पे आ गई ये चीज़। जब कोई चीज़ निकलेगी आगे तो फिर हम इसको उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं फ्यूचर में। इमरान खान साहब का नाज़रीन आज मुकदमा लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट खबर ही इमरान खान साहब की होती है, बाकी तो सारे लटरम पटरम है। तो उनका केस लगा हुआ है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उम्मीद करते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ दे देगी या उनकी रिहाई का कोई रास्ता बन जाएगा। उम्मीद ही करते हैं, वरना पाकिस्तान की अदालतों में ऐसा तो कुछ है नहीं, उनके अंदर तो दमखमी नहीं है। ये जजेस तो एस्टेब्लिशमेंट के पुजारी हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आई है अपने जूतों पे बिठा के, और अब ये जजेस बैठे हुए हैं और इंसाफ देने से कासिर हैं। किसी किस्म की पाकिस्तान में अदलिया बची नहीं है। जो जजेस थे जो इंसाफ कर सकते थे वो जान छुड़ा के भाग गए, और जो जजेस अभी भी डट कर खड़े हैं उनको सलाम ही करना चाहिए, सैल्यूट पेश करना चाहिए। वरना निज़ाम इतना जालिम है कि एक एक करके सारे जजेस को उन्होंने कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की है। बहरहाल इमरान खान साहब का मुकदमा दोबारा लगा हुआ है अल कादर वाला, देखते हैं इसमें क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान में जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनकी वजह से ताजिर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जहाँ से सारी आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलती है, वहाँ जो उनके सदर हैं फारूक यूसुफ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर तेल की कीमतें कम नहीं हुई तो सनतें बंद हो जाएंगी, क्योंकि बाकी अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल के अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, एनर्जी की प्राइसेस आपने आसमान पे पहुंचा दी हैं, तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी सनतें ये बंद हो जाएंगी अगर तेल की कीमत को कम ना किया गया तो। फिर आप दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? इंडिया का तो देखें ना, और बांग्लादेश का, वो तेल आपसे सस्ता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल भी सस्ता है और वो धड़ाधड़ मेहनत कर रहे हैं। तो आपने खाली GSP प्लस पे तो नहीं अपना सौदा बेचना, और अगर वो भी आपसे चला गया खुदा ना खास्ता जो आपकी हरकतें हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो पाकिस्तान ने अगर चलना है ना तो सारे शोबों को साथ चलाना पड़ेगा। सिर्फ एक इदारा बैठ के फैसले करे और अपनी मनमानी करे ना तो फिर पाकिस्तान नहीं चल सकता। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।